बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुस्तफ़ा अमान विदान के प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट अब आगे क्या होगा। अच्छा जी, ऐसी जैसे कि मैंने अर्ज़ किया था कि ईद की छुट्टियां हैं, तो बैठे बैठे मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा था, तो मैंने कहा जी इस दफ़ा थोड़ा यह टॉपिक तो हट के व्लॉग करें और विजदान के सितारे। ठीक है जी। मुल्क के बड़ों का मुस्तकबिल 100% यकीनी तजिया। अच्छा जी, मैंने कहा यार रोज़ हम करंट अफेयर्स के ऊपर तो बात कर रहे होते हैं, तो डेफिनेटली मुल्क डिपेंड करता है अदारों पर। अच्छा, अदारों की जो शख्सियात होती हैं, काम कर रही होती हैं, अच्छा जो मैन पावर है, अच्छा जो स्कीम ऑफ माइंड है, जो स्कीम ऑफ स्टडी है, अच्छा जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अमल है या बेअमली है, डेफिनेटली यानी वही मुल्क को यानी राइट ट्रैक पे भी लेके जाती है और वही यानी आपको डी ट्रैक करती है। अच्छा, जैसे अदारे हैं, बदकिस्मती है पाकिस्तान में कि यहाँ अदारे कमज़ोर ते शख्सियात मजबूत। इसी तरह जो पोलिटिकल पार्टीज़ जो कि ग्रास रूट लेवल से होते हैं और जिसमें पोलिटिकल वर्कर्स होते हैं जो आवाम के साथ होते हैं, तो वहाँ पर भी एक शख्सियत परस्ती है कि जनाब पार्टी का सदर है या जो चेयरमैन है, ठीक है, वो ऑल इन ऑल और थले जो करोड़ा वर्कर भी हैं और लोग और वोटर सपोर्टर भी हैं, तो वो उस वीटो पावर की वजह नाल बिल्कुल बेबस हैं। सेम लाइक डैट अगर आप यानी कोर्ट्स में आ जाते हैं, तो ये तो अभी काजी साहब की मेहरबानी है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल था, उसमें फुल कोर्ट ने जो यानी फैसला दिया बड़ी भारी अक्सरियत के साथ और 3 रुकनी कमेटी बना दी। वरना इससे पहले जो पाकिस्तान की तारीख में रहा है कि जो कोई भी चीफ जस्टिस होता था जनाब वो मर्जी के बेंच बना रहे हैं। अच्छा, मर्जी के जज उसने जनाब चाह जिस तरह बंदयाल, साकिब नसार और ये खोसा जिस तरह का खलवाड़ और उससे पहले इफ्तिखार चौधरी करते रहे हैं, वो आपके सामने है। तो काजी साहब की मेहरबानी कि उन्होंने आकर एक बिल्कुल एक डेमोक्रेटिक वे लिया जो पूरी दुनिया में चलता है। अच्छा, इसी तरह अगर आप यानी देख लें पाकिस्तान के सिक्योरिटी अदारे हैं, तो 75 ईयर्स का यानी आप यानी मामला देखें तो उसमें यानी आपको वो डोमिनेशन नज़र आई है। तो अब कुछ कदरे पिछले 2 साल से यानी अदारे का रवैया भी बदला और जो यानी नई क़यादत आई है, ख़ास तौर पर जो शाह साहब हैं, डेफिनेटली उन्होंने यानी अपने अदारे को यानी पॉलिटिक्स से भी दूर करने की कोशिश की है, कर रहे हैं, और उसके साथ साथ वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जो मुल्क है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन पे चले। काश ये जो कोशिशें थी, काश के ये अगर आज से 10 साल पहले यानी हुई होती या 20 साल पहले हुई होती, तो आज आपका मुल्क जो है वो बेहतर डोमेन में होता। सो ये बड़ा ज़रूरी है कि यानी बात की जाए कि जो आपकी कौमी क़यादत है, पोलिटिकल क़यादत है, जो आपके अदारों की मौजूदा क़यादत है, यानी उनका हिसाब किताब लगाया जाए। तो जो जनाब मेरे को जड़ा भी इलम है, मेरा जो तजिया है, ठीक है जी, मैंने तमाम शख्सियात हैं जिनमें नवाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब हैं, आसिफ अली जरदारी साहब हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं, मरियम नवाज़, बिलावल गंडापुर, मुराद अली शाह साहब, जो इस वक्त यानी बड़े इफेक्टिव हैं और अपने अपने मरकज़ और सूबों में यानी काम कर रहे हैं। तो जनाब मैं अपने वजदान का जड़ा शेकर है उसमें इनकी शख्सियात को डाला, इनके कैरियर को डाला, और उसके बाद फिर मैंने कंपैरिजन किया। जो बारी बारी 10-12 मिनट का मैंने यानी व्लॉग करना होता, तो ये शायद कुछ 2-4-5 मिनट यानी ज़्यादा होगा। तो उसमें मैं कोशिश करता हूँ कि आपको बता दूँ कि जो मेरा कंपैरिजन है, जो मेरा वजदान है इन शख्सियात के मतलब, क्या आने वाला ये जो मुस्तकबिल है, क्या आपको वो पूरा होता नज़र आता है कि नहीं। इंशाल्लाह मुझे तो ये यकीन है कि जो मैं आपको ये चीज़ बताऊँगा आप कंपैरिजन देखें। अच्छा जी, नवाज शरीफ साहब को देख लेते हैं। नवाज शरीफ साहब का जो रोल पाकिस्तान की हिस्ट्री में रहा है, तो मैं ये समझता हूँ कि वो बड़ा डोमिनेटिंग भी रहा है, अच्छा कहें कि कंट्रोवर्शियल भी रहा है, और ओवरऑल अगर एक पैकेज देखा जाए तो मियां नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान के मसाइल को हल करने की यानी कोशिश की है। अच्छा, उनका जो पोलिटिकली एजेंडा या इकनॉमिकली जो एजेंडा था, दैट वाज वेरी फ्रूटफुल। ठीक है जी, पाकिस्तान में यानी उनके जो तकरीबन 9 साल बनते हैं एज ए वज़ीर आज़म, और पंजाब में भी जो उनकी यानी गवर्नमेंट रही हैं, शहबाज साहब की रही हैं, उससे पहले मियां साहब रहे हैं, फिर शहबाज साहब आए हैं, गुलाम अहमद यानी वाइन साहब भी रहे हैं। तो उस सारे यानी इरा में यानी उनकी डेवलपमेंट्स काफ़ी रही हैं। अच्छा जी, अब ये है कि आने वाला जो सिनेरियो है, आने वाला जो वक्त है, कि उसमें मियां नवाज शरीफ साहब का रोल क्या है। तो जनाब मेरे वजदान और सारा जो पोलिटिकली मेरा एक जो एनालिसिस है उसे यानी सामने रखते हुए, मियां साहब का जनाब जो डोमिनेटिंग रोल है वो स्टिल 2026 तक यानी आप उसको डोमिनेट करते हुए
देखेंगे। अच्छा मियाँ साहब आइंदा यानी अब ये ईद का तकरीबन तीसरा दिन है, तो आप ये अंदाज़ा लगाइएगा कि आइंदा आने वाले 3 माह में मियाँ साहब की तरफ से कुछ थोड़ी यानी अग्रेसिव स्ट्रेटजी होगी, ठीक है जी। और उसके बाद जनाब यानी मियाँ साहब बहुत सारी बातों पर यानी स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। और फिर बीच में यानी मियाँ साहब का बड़ा पॉजिटिव रोल है ये यानी फॉर योर कंट्री, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, कि आगे चल के ऐसा नज़र आ रहा है कि इवन अदारों के साथ और बाकी मामलात के साथ मुझे आइंदा 4 माह के अंदर बड़ा अच्छा कंसेंसस यानी होता नज़र आ रहा है। और मियाँ साहब के हवाले से ये कि इन्वेस्टमेंट में आप देखेंगे कि बहुत सारे ममालिक जिसमें टर्की है, इवन रशिया, ठीक है जी, और आप देखेंगे कि जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं इसमें यानी मियाँ साहब ये जब थोड़ी बहुत यात्रा करने जाएंगे तो मियाँ साहब का रोल रहेगा, ठीक है जी। अच्छा मियाँ साहब का ये जो अग्रेसिव एटीट्यूड होगा, ठीक है जी, इसका फ़ायदा आपकी पार्लियामेंट को होगा, इसका फ़ायदा आपकी कॉन्स्टिट्यूशन को होगा। तो ये है कि मियाँ साहब यानी बहुत ज़्यादा डोमेन से बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है जी, एक हद में रहकर ये रेजिस्टेंस करेंगे। और ये जो हाइब्रिड सिस्टम जिसको यानी लोग कहते हैं यानी मियाँ साहब के होते ये नहीं चल सकेगा। ये आप आइंदा 4 से 6 माह में बहुत सारी डेवलपमेंट्स होती नज़र आएगी। अच्छा जी, इमरान खान साहब का सारा जो बायोडाटा है, कैरियर है जिसमें उनका क्रिकेट का कैरियर भी है, जो मुझे आंखों से भी देखने का इत्तेफाक हुआ। खान साहब से मेरी 1-2 मुलाकात भी बहुत अर्ली है 1991 में हुई, और खान साहब के लिए चंदा भी असी इकट्ठा किया जनाब, उस वक्त भी उनके लिए मुलाकातें रहीं। फिर खान साहब का सारा इरा मैंने देखा, अच्छा खान साहब की स्पीचेस सुनी, उनका पॉइंट ऑफ व्यू देखा। फिर खान साहब का सारा कुछ सी वो अपने शेकर से जब मैंने डाला तो जनाब खान साहब के मुतालिक मुझे वही चीज़ नज़र आई जो 2017 में मैं कहता था जब मियाँ साहब बैठे हुए थे कि मियाँ साहब को ना हटाएं, ये बन तो जाएंगे वज़ीर आज़म लेकिन रियासत की ये गले की हड्डी बनेंगे। और उसमें मैं कहता था कि शहर के हाथों तागूत की मौत होने जा रही है। ये मेरी लाइंस थी, बस कोई मनवारे दुनिया में वो लिख देती हैं। स्टिल बात जनाब वहीं पे ही है कि खान साहब की ये जितनी रेजिस्टेंस है ये बज़ाहिर तो आपको नज़र आ रही है कि ये मुल्क के ख़िलाफ़ है या अदारों के ख़िलाफ़ है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये जो बयानियाँ या ये यानी रेजिस्टेंस है, यही चीज़ आपको आगे डाइवर्ट होती नज़र आएगी बाकी पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं और जो यानी लोग हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे क्योंकि पाकिस्तान में सिविलियन सुपरमेसी आनी है और सिविलियन सुपरमेसी का राज होना है, तो खान साहब की जो ये सोच है ये डोमिनेट करेगी। अच्छा, अब जहाँ तक बात है खान साहब के केसेस का, तो आइंदा जो 4 माह ये जो नज़र आ रहे हैं यानी इसमें यानी ऐसा लग रहा है कि खान साहब तो अनुमान जी लगेगा जी खान साहब होना बाहर नज़र आएंगे। अच्छा, खान साहब हमेशा अनस्टेबल रहेंगे, ठीक है जी, और एट द एंड ऑफ द डे अगर कहीं कंप्रोमाइज़ हो भी है जिसके चांसेस नहीं हैं, 1% भी चांस नहीं है, लेकिन चलें को थोड़ा मार्जिन दे दो, तो वो फिर ये कि खान साहब को यानी खामोशी के साथ बनी गाला या किधरे जी खान साहब की फितरत नहीं है। लिहाजा जो खान साहब के स्टार्स हैं और जो मेरा विजदान का मिक्सचर है यानी वो बार बार ये चीज़ कह रहा है कि खान साहब के साथ कंप्रोमाइज़ किसी सतह पे भी अगर कोई अदारा है मिसाल के तौर पर, अगर वो कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश करेगा तो वो कंट्रोवर्शियल होगा क्योंकि खान साहब ने सस्टेन नहीं करना। अच्छा, रियासत जो है वो किसी तरीके से भी खान साहब का जो रवैया है, जो मैं अक्सर कहता हूँ जो पॉलिटिकल रवैया है, वो उसको ऑब्जर्व कर ही नहीं सकती। लिहाजा खान साहब की यानी बचत इसी चीज़ में है, वो जो मैं एक उड़न पटोले वाली एक बात कहता हूँ। अब देखें खान साहब के लिए कुछ चांस बना था, लेकिन खान साहब का ये जो अग्रेसिव एटीट्यूड था उसमें जाकर जो है वो यानी मामलात बज़ाहिर आपको ये नज़र आ रहे हैं, लेकिन आगे चल के तुम देखोगे अचानक ही कुछ हो जाएगा तो खान साहब की जान जी अजियत है तो छूट जाएगी। लेकिन खान साहब का जहाँ तक पोलिटिकल है रोल पाकिस्तान की सियासत में, तो एहो जी रहेगा जो 2024 में था। खान साहब की अपनी जो पर्सनैलिटी है, जो एक फिज़िकली, ठीक है जी, वो रोल कहीं भी हुकूमत में आपको यानी खान साहब का यानी नज़र नहीं आएगा। और खान साहब मुझे इलेक्शन लड़ते हुए यानी सिनेरियो में यानी कहीं भी ये जो यानी होता है ना कि आप यानी इलेक्शन लड़ते हैं तो यानी वो मामलात यानी मुश्किल लग रहे हैं काफ़ी।
तो अब देखिए अल्लाह ताला उनके हक में भी यानी बेहतर करे, और आगे चल के उनकी जो अपनी ज़िंदगी है, जो पर्सनल लाइफ है, डेफिनेटली उस लाइफ में भी यानी मुझे रखना आता नज़र आ रहा है। और एक वक्त पे आप ये देख लेंगे, आज एक मैं बड़ा ज़बरदस्त यानी आपको बता रहा हूँ कि खान साहब जनाब मियाँ साहब से भी यानी बड़ा वज वजा के कहेंगे कि मियाँ साहब के मतलब जो कुछ वो कहते रहे हैं, ठीक है जी, वो किसी के कहने पे और वो बड़ा यानी वाज़ेह इस चीज़ का इजहार करेंगे जब भी उन्हें मौका मिलेगा। और आसिम मुनीर शाह साहब के मतलब आप एक चीज़ देखेंगे कि खान साहब एक स्टेज पे जाकर आप देखेंगे कि वो इस चीज़ को एक मानेंगे कि भाई आसिम मुनीर शाह साहब का यानी रोल जो है वो बड़ा पॉजिटिव रहा। ये मैं बड़ी प्री मेच्योर्ड बात कर रहा हूँ, लेकिन आप इस चीज़ को यानी नोट कर लें कि खान साहब जनाब ये चीज़, ये लाइन लेंगे। हाँ, उधर तो खड़े ना रहें तो वो एक अलग है। अच्छा, आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं जनाब, आसिफ अली जरदारी साहब को अभी तक तो कामयाबी हुई है, वो सदर पाकिस्तान बन गए। अच्छा, उन्होंने काबीना के अंदर नहीं ली, वो जो है अपना हिस्सा नहीं लिया, चेयरमैन सेनेट उन्होंने बनवा लिया। अच्छा, बलूचिस्तान में गवर्नमेंट उनकी मर्ज़ी की बन गई, गवर्नर्स, यहाँ तक तो उनकी कामयाबी ठीक हैं। बट इसके बाद अगर वो कहीं मिड में जाकर या आइंदा 2 साल के अंदर अंदर वो कोशिश करते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी को यानी वज़ीर-ए-आज़म बनवा सके, तो वो उसमें बिल्कुल यानी कामयाब नहीं होंगे। ये मेरा विजदान भी है, पॉलिटिकल तज्ज़िया भी है। तो आसिफ अली जरदारी साहब कंट्रोवर्शियल हो सकते हैं कि अगर वो कुछ लोगों के लिए स्टैंड लिए रखते हैं, जैसे मियाँ साहब आपको नज़र आएंगे बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस करते हुए, हुकूमत के अंदर जो इत्तेहादी हैं वो नज़र आएंगे, सूबे आपको रेजिस्ट करते नज़र आएंगे कुछ शख्सियात के मुतालिक। तो उसमें अगर आसिफ अली जरदारी साहब प्रोटेक्शन देते हैं और वो पॉलिटिकल क्लास के साथ नहीं खड़े होते, तो आप देखेंगे कि जरदारी साहब भी कंट्रोवर्शियल होंगे और जरदारी साहब के लिए यानी मामलात जो हैं यानी वो मुश्किल हो जाएंगे। और फिर खुदा न खास्ता ये भी नज़र आ रहा है कि जरदारी साहब की जो सेहत के मामलात हैं, ठीक है जी, आइंदा 6-7 माह के अंदर अंदर खुदा न खास्ता यानी उसमें भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से कुछ मामला, अल्लाह ताला सब के ऊपर रहम करे, ज़िंदगी दे। और जरदारी साहब मुझे पूरी तरह अपना प्लान जो है वो एग्जीक्यूट करते हुए नज़र नहीं आ रहे जनाब। काजी फैज़ ईसा साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तो उनके मतलब जनाब मैं आपको यानी यही अर्ज़ करूँगा कि काजी साहब ने बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैंस लिया। जैसे मैंने आज से 8 माह पहले एक वीलॉग, उस वक्त ये नामज़द थे, इनकी खिदमत अक़दस में किया था, बाकी जजेस की भी, तो उसमें बहुत सारी मैंने इल्तजा की थी कि भुट्टो शहीद केस है, बाकी मामला थे कि उनको आप टेक ऑफ करें, उन्होंने किया, उस पर डोमेन में रहते हुए डिसीजंस दिए हैं। तो अब काजी साहब के आगे बहुत सारे कंट्रोवर्शियल मामला हैं, जैसे ये जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेज़ हैं, फैज़ाबाद धरना है और बहुत सारे मामला हैं। तो जस्टिस सदीकी साहब वाला जो केस है, पर उसके सिलसिले में कुछ और मामला हैं। तो आगे चलकर जनाब ये कंट्रोवर्सीज़ काफ़ी यानी सख्त होंगी। काजी साहब को रेजिस्टेंस जो वो थोड़ी बहुत हल्की सी रेजिस्टेंस अपने अदारे के अंदर से भी आएगी, लेकिन काजी साहब जनाब बड़ी कामयाबी के साथ इन तमाम मामला को नेगोशिएट करेंगे और मुझे वो कंप्रोमाइज़ करते हुए नज़र नहीं आ रहे। ठीक है जी। इसके साथ साथ काजी साहब को एक्सटेंशन देने की बात भी होगी, चलेगी, तो आई एम श्योर कि वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे। इसी में यानी काजी साहब की और पूरे पाकिस्तान की यानी बेहतरी है। तो काजी फैज़ ईसा साहब जो है वो अपने यानी टेनोर में यानी जाते जाते आप देखेंगे कि बहुत सारी भल सफाई भी करके जाएंगे और यानी पाकिस्तान को एक और सुप्रीम कोर्ट और यानी कॉन्स्टिट्यूशन को एक राइट डायरेक्शन में यानी डाल देंगे। जनाब जनरल आसिम मुनीर शाह साहब, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनाब, जिनसे मेरी ज़ाती भी बहुत ज़्यादा यानी उम्मीदें हैं, और मैंने एक व्लॉग भी इनकी स्टार्टिंग में जब ये तशरीफ लाए थे तो मैंने इनसे किया था और कुछ गुजारिशात की थी। तो सैयद आसिम मुनीर शाह साहब आल दो के सोशल मीडिया पे तो हम पता है लौंडे लपाड़े लगे होंगे एक यानी प्रोपेगेंडा करना, और ये जो व्लॉगर्स टाइप यानी लोग हैं, बट अपार्ट फ्राम डैट जनाब जो इनके मतलब मैंने जो यानी कंपैरिजन किया है, तो जनाब उसमें मैं ये चीज़ देख रहा हूँ। देखिए मैं यानी हमेशा मैंने एक बात की है कि आई एम लेफ्टिस्ट। मैं कभी भी यानी जो फौजी सरबराह हैं या यानी इस तरह के यानी मामलात हैं यानी मैं तो इवन यानी बात भी मतलब कम करता हूँ, बट डेफिनेटली मेरे दोस्त भी ये कहते हैं जी कि तू यार हद्दा पार कर देना है, बहुत ज़्यादा फेवर करते हैं। तो फेवर
जनरल साहब की फेवर अगर मैंने अपने चैनल पे भी की है, मैं कर रहा हूँ और मैं एक हद तक बिल्कुल करता भी रहूँगा, तो वो ये रीज़न है कि अगर मैं अयूब खान से लेकर और जो लास्ट गनी साहब रहे हैं, अगर मैं वहाँ तक देखूँ तो आप यकीन कीजिए मेरे पास कोई भी पुरुम्मीद अल्फाज नहीं है। और इसका इज़हार मैंने जब मैंने शाह साहब के लिए एक व्लॉग किया था कि जनरल आसिम अली शाह साहब से खुली बातें, आप वो मेरा व्लॉग सुने, तो उसमें मैंने ये अफसोस का इज़हार किया था कि सर मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं को पॉजिटिव बोलूँ। हाँ, आप आ रहे हैं, आप कुदरत की मर्ज़ी से आ रहे हैं, जिन हालात में आप आ रहे हैं, आप अल्लाह ताला की ताकत डेफिनेटली एक पता नहीं हिलता। और यानी जिस तरह अगर आपने मामलात को यानी ग्रिप की है, तो ये डेफिनेटली एक कुदरत की तरफ से एक यानी होती है आपको सपोर्ट। तो शाह साहब के जनाब जो यानी स्टार्स हैं, जो इनका कैरियर है और जो मेरे वजदान के मिक्सर में से जरा रिज़ल्ट निकला है कि अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जैसे एक बात कहता हूँ कि मैं उस पर स्टैंड करूँगा कि शाह साहब एक बहुत अच्छा नाम लेकर जब भी इस यानी ओहदे को खैराबाद कहेंगे, तो वो जमहूरियत के हवाले से, वो पाकिस्तान के हवाले से, वो पाकिस्तान को स्टेबल करने के हवाले से आप देखेंगे कि यानी शाह साहब शायद पहले सोल्जर होंगे पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि आप देखेंगे कि आइंदा 20 साल 30 साल जब हम लोग तो नहीं होंगे, बट मेरा ये व्लॉग तो यहाँ यानी रहेगा कि जनरल साहब को यानी जो तारीख होगी वो बड़ा यानी एहतराम देगी। जनरल साहब के काम जो हैं वो जनरल साहब के जाने के 1-2 साल के बाद यानी आपको नज़र आएंगे कि जनरल साहब ने किस तरह एक ज़ाती एजेंडा को एक तरफ करके यानी मुल्क का सोचा। जनरल साहब एक बड़ी ज़बरदस्त टीम बना चुके हैं और यानी बना रहे हैं, ठीक है जी, जो आइंदा 20 से 25 साल यानी आपके मुल्क को यानी सर्व करेगी। और एक सिलसिला यानी जो पीछे आने वाले इनके कोलीग्स होंगे कि वो जिस तरह मुल्क को, दिफा को और सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन को और अवाम की जो फ्लॉ बबू, जो मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि उस मामला को यानी आगे लेके जाएंगे, तो आप देखेंगे कि जो आने वाले लोग भी होंगे वो यानी शाह साहब का अक्स यानी उनके अंदर आपको नज़र आएगा। ये मैं आपको यानी आइंदा 10 साल 15 साल बाद की बात भी बता रहा हूँ। और इसके साथ साथ जनाब मुझे जो यानी मेरे वजदान में शाह साहब के मुतालिक एक चीज़ आई है, कुछ चीज़ें हैं कि शाह साहब की खिदमत अक़दस में मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि देखें शाह साहब, अल्लाह ताला आपको लेके आप कुरान के असूलों को समझते। मैंने 1-2 लाइंस बोली मीडिया पे, मैं पाकिस्तान में पहला आदमी था जिसने ये कहा कि भाई शाह साहब के मुतालिक जितना मैं उनको जानता हूँ, जितना मैंने अपने वजदान में एक उनका कंपैरिजन किया है कि वो उन लोगों में से हैं कि ये सारी दुनियावी ताकतें होने के बावजूद वो अल्लाह ताला की ज़ात से बहुत ज़्यादा डरते हैं, कुरान के असूलों को वो मानते हैं और यानी बड़ी आइज़ी है। अच्छा, अब आप देखें कि इसी बात की तस्दीक नजम सेठी साहब ने अपने एक शो में की। राना सनाउल्लाह साहब ने अभी पीछे प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि वो खुदा से डरने वाली शख्सियत हैं और उनका कोई ज़ाती एजेंडा नहीं। अच्छा, यही बात हमारे उस्ताद मोहतरम जनाब नजम सेठी साहब ने कहा। अच्छा, बाकी दोस्त ये बात कहते रहते हैं। इस आजिज़ ने ये 8 माह पहले यानी आप देख सकते हैं उस यानी मेरे उन व्लॉग में कि मैंने क्या अर्ज़ की कि अल्लाह ताला की तरफ से ये हैं काजी फैज़ीसा साहब हैं कि ये वो शख्सियात हैं जिन्होंने यार कोई ज़ाती एजेंडा नहीं। ये तारीख़ आपको बताएगी, आने वाले 3-4 साल बाद बताएंगे कि बस अल्लाह की तरफ से एक इंसान को हदायत होती है और वो यानी मुल्क का सोच रहा होता है। तो शाह साहब जनाब दिन रात यानी इन मामलात पर ही इज़ वेरी मच कंसर्न। कंट्रोवर्सीज भी होती हैं, कई बातें देखो ना महकमे दे विच कोई हरकत कर देंगे, ठीक है जी, तो डेफिनेटली फिर वो जिस तरह का यानी माशरा यानी वो बातें होना शुरू हो जाती हैं। तो जनाब शाह साहब के लिए बस आखिर में एक बड़ी हम्बल सी रिक्वेस्ट उनकी खिदमत अक़दस में कि सर ये तारीख बनने जा रही है, पाकिस्तान काफ़ी हद तक बेहतर ट्रैक ऊपर अब यानी है इंशाल्लाह और आने वाला, और आपके टेनोर के अंदर ही पाकिस्तान यानी बहुत बेहतर हो जाएगा। आपको कुछ चीज़ें होंगी जो फिर डैमेज खुदा न खास्ता यानी रेपुटेशन को कर सकती हैं। एक तो ये जो खुद साख्ता तर्जमान कई टीवी पे आजकल नवे शेख रशीद बने दें, काइंडली मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि इन लोगों से पल्ला यानी छुड़ा दिया जाए और इन्होंने शट अप कॉल दी जाए। जब खुदा की ताकत और कुदरत की ताकत साथ हो और इंसान काम कर रहा है तो उनको किसी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं। अच्छा, उसे किसी की तनकीद की परवाह नहीं है, जब किसी का ज़ाती एजेंडा नहीं है, ठीक है जी,
اور دوسری چیز کہ اب آگے چل کے پھر بینر لگنے شروع ہو جائیں گے کہ شاہ جی تہاڈی ملک نو بڑی ضرورت ہے ایکسٹینشن. اب جو ایکسٹینشن کا قانون ہے، اول تو یہ پولیٹیکل فورسز کا کام ہے کہ وہ اس قانون کو ریموو کریں اور یہ جو ایک ریت ہے اس کو ختم کر دیں. تو شاہ صاحب آپ کے یعنی ہاتھ میں آپ ایک پاورفل پرسنالٹی ہیں، تو آئی ایم شیور میرے وجدان میں یہ چیز آ رہی ہے کہ آپ یقیناً ایک سٹیج پر جا کر یہ ڈیسیژن لیں گے. اور اے جڑا ایک معاملہ ایسا ہے جو ملک کو ڈیسٹیبلائز کرتا ہے تو یہ قانون ہی ختم ہوگا. اور ہر انسان، کیوں ہمارے اس ملک کا ہر ایک پولیٹیشین، ہر ایک جج، ہر ایک جرنیل، ہر ایک سپاہی، الحمدللہ دے آل آر پروفیشنل، مبے وطن ہیں، کام کرتے ہیں. تو آئی ایم شیور جناب کی تاریخ جو ہے وہ آپ کو یاد رکھے گی. اور یہ چیزیں میرا وجدان کہہ رہا ہے کہ یہ آپ کے ٹینور میں ہوگا. مریم نواز کے لیے جناب بس مختصر 1-2 منٹ میں لمبا ہو گیا ویلاگ بہت. مریم نواز جو ہیں جناب وہ کام کر رہی ہیں. مریم نواز سے ریکویسٹ یہ ہے کہ تھوڑا سا یہ رزسٹ کرنے سے یا جو محاذر آئی ہے اس سے تھوڑا سا بچیں، لیکن قانون کے اوپر جو عمل ہے وہ پورا کریں اور اپنے اختیارات سلب نہ ہونے دیں. تو مریم نواز جو جناب یہ ہیں کہ 31 دسمبر تک اسی طرح کام کر، اور پھر آپ کو یکدم وہ بوسٹ کرتی نظر آئیں گی ایز اے نیشنل یعنی لیڈر. ان کا پاس ایک اسٹرانگ بیانیہ ہوگا. بلاول بھٹو صاحب جناب اسی طرح چلیں گے، بہت بڑے لیڈر ہیں، بٹ انفارچونیٹلی جو میرا وجدان ہے اور جو ان کا ایک پولیٹیکل کیریئر ہے اس میں مجھے وہ کلک کرتے نظر نہیں آ رہے کہ وہ وزیر اعظم بن جائیں. یعنی ایسی چیز مجھے انفارچونیٹلی وہ چیز نظر نہیں آ رہی. ہاں جو آصفہ بھٹو ہیں وہ آپ کو بھی یہ 2024 کے اینڈ میں آپ کو ایکٹیو ہوتی نظر آئیں گی. تو آگے چل کر یعنی مریم اور ان کا ایک جو کوارڈینیشن آگے چل کے بنے گا مقابلے کا، تو وہ مجھے یعنی بوسٹ ہوتی وہ بھی نظر آ رہی ہیں. مطلب ٹھیک ہے جی. گنڈا پور صاحب جو ہیں، گنڈا پور صاحب نے جس طرح کی اسٹریٹجی یعنی پکڑی ہوئی ہے بہت اچھی بات ہے. اداروں کے ساتھ بھی کمپرومائز ہونا چاہیے، وفاق کے ساتھ بھی کمپرومائز ہونا چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی خان صاحب کے انپریڈکٹیبل بیہیویئر، 9 مئی گنڈا صاحب کا جو ایک بیہیویئر اور اس کے اندر جو نہیں ہے، اور پھر جو کے پی کے کچھ معاملات ہیں جیسے دہشت گردی کے معاملات ہیں، وہاں کے لوگوں کے معاملات ہیں، تو وہ یعنی مجھے یہ واش ہوتے خدا نخواستہ جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں. مراد علی شاہ صاحب جناب اسی طرح کام کرتے رہیں گے، ڈیلیور کریں گے، اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ دیکھیں کہ ان کے کریڈٹ میں کافی یعنی حد تک یعنی پروڈکٹیو کام عوام الناس کے حوالے سے ہوگا. اور آخر میں جناب پاکستان، تو جناب پاکستان الحمدللہ مجھے 30 نومبر 2026 کے بعد جو ایک میں نے ڈیٹ دی ہوئی ہے کہ اس سے پہلے کانسٹیٹیوشنلی مجھے مضبوط ہوتا ہے، ان لوگوں کی وجہ سے جتنے لوگوں کا میں نے نام لیا مضبوط ہوتا نظر آ رہا ہے. اور 2029 کا جو پاکستان ہوگا یعنی آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک سیولائزڈ موٹر وے کے اوپر یعنی چڑھتا ہوا اور ترقی کے یعنی ریپڈلی ترقی کرتا ہوا یعنی آپ کو نظر آئے گا. اور پھر ہم بھی کہہ سکیں گے کہ جناب ہم قانون، آئین اور یعنی دستور کے مطابق چلتے ہیں اور لوگوں کو جناب روزی روٹی اور ان کے معاملات بھی حل ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جناب یہ ساری دعائیں قبول کرے. دیکھیں یہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، تو میں سب دوستوں سے جو یعنی ہمارے پاکستان کے نوجوان بھی ہیں کہ کائنڈلی یار سنجیدہ یعنی رویہ اختیار کریں اپنے پاکستان کے حوالے سے، پولیٹیکل سٹرگل کریں، کانسٹیٹیوشنل سٹرگل کریں، اداروں کے ساتھ کھڑے ہوئے. اگر کوئی غلط کام ہوتا ہے تو ان کاموں کو کاؤنٹر کریں پولیٹیکلی، کانسٹیٹیوشنلی. ٹھیک ہے جی. اور ایک کوشش کریں کہ ملک کے اندر ایک اچھا کنسنسس ہو. ٹھیک ہے. اپنے میرے ایک دوست ہیں جناب انعام رومانی صاحب ہیں سیالکوٹ سے، تو میوزیکل فیلڈ میں میرے کولیگ ہوا کرتے تھے. تو پرسوں انہوں نے بڑی اچھی بات کی عید والے دن، کل پرسوں، کہ جناب ہم فارغ، میں نے گلا کیا نا جی آپ کو میسیج نہیں کہ جی ہم فارغ لوگ ہیں، اگر ہم فارغ نہ ہوتے تو اج اسی چند نہ پہنچے ہوتے. تو سیم لائک دیٹ جناب ہمارے اندر پوٹینشیل بڑا ہے، کام کریں اور اس ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں. اللہ تعالیٰ پوری دنیا پر، پاکستان پر، بچے بچے پر اپنا کرم کرے. اللہ تعالیٰ پاکستان کے اداروں کو کانسٹیٹیوشن کے مطابق چلنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے سب کا. اللہ تعالیٰ حامی و ناصر. اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی کر دیجیے، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجیے. یہ پاکستان بناؤ چینل ہے اور اس پر جو ایک بات ہو رہی ہے میں اس پر سٹینڈ کرتا ہوں. انشاءاللہ جی ملیں گے اگلے ولاگ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ.